नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो इतना शानदार, इतना लग्जरी कपड़ा है रेशम, ये आखिर आता कहाँ से है? मतलब ये किसी पेड़ पर तो उगता नहीं, ना ही इसे किसी खान से निकाला जाता है। इसकी कहानी आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत ही छोटे से कीड़े से शुरू होती है। तो आज हम इसी गजब की यात्रा को देखने वाले हैं, एक मामूली से कोकून से लेकर शाही लिबासों तक का सफर। मतलब सोचिए, एक कीड़े द्वारा बनाया गया राजसी वस्त्र। ये बात अपने आप में ही कितनी हैरान करने वाली है। एक नन्हा सा कीड़ा कुछ ऐसा बना दे जिसे सदियों से राजे महाराजे और रानियां पहनते आ रहे हैं। तो चलिए इस कमाल की प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। 5500, बस ये नंबर अभी के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए। इसका क्या मतलब है ये कहानी में आगे पता चलेगा, और यकीन मानिए इसका जवाब आपको चौंका देगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये रेशम है क्या भला, और ये आता कहाँ से है? क्योंकि पूरी कहानी की नींव तो यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, सिल्क या रेशम जो है वो असल में एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। इसे रेशम का कीड़ा बनाता है, और इसकी तीन बातें ऐसे खास बनाती हैं। एक तो इसकी सॉफ्टनेस, मतलब कोमलता, दूसरी इसकी जबरदस्त मजबूती, और तीसरी वो कमाल की चमक जो किसी और कपड़े में नहीं मिलती। और हाँ, इसकी कहानी शुरू हुई थी पुराने जमाने में चीन से, जहां हजारों साल तक इसे दुनिया से एक राज की तरह छुपा कर रखा गया था। आज की तारीख में देखें तो रेशम पूरी दुनिया में बनता है, पर चीन आज भी इसमें सबसे आगे है। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया का लगभग 13% रेशम हमारे यहाँ ही बनता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा जीव है जो ये जादूगरी करता है? चलिए अब सीधे उस रेशम की कीड़े की जिंदगी में झांकते हैं, क्योंकि रेशम का सारा राज इसी की लाइफ साइकिल में छिपा है। रेशम के कीड़े की जिंदगी के ना 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आते हैं अंडे, जिसे मादा पतंगा शहतूत के पत्तों पर देती है। फिर इन अंडों से निकलता है लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। यही कैटरपिलर बड़ा होकर अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है, जिसे कहते हैं ककून। इसी ककून के अंदर वो प्यूपा में बदल जाता है, और आखिर में इसी ककून से एक पतंगा बाहर आता है, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अब इन चारों में से हमारे लिए सबसे जरूरी स्टेज है लार्वा वाला। ये लार्वा करीब 4 से 6 हफ्तों तक बस एक ही काम करता है, शहतूत की पत्तियां खाना और खाते ही रहना। जब ये एकदम मोटा ताजा हो जाता है तो इसके मुंह से एक लिक्विड प्रोटीन निकलने लगता है। फिर ये अपने सिर को ना अंग्रेजी के 8 के शेप में घुमाता है, और उस धागे को अपने चारों तरफ लपेटता जाता है। जैसे ही ये धागा हवा के कांटेक्ट में आता है, ये सूख कर सख्त हो जाता है, और बस यही है रेशम। तो ये तो हुई कुदरती बात। अब देखते हैं कि इंसानों ने कैसे इस नेचुरल प्रोसेस को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बदल दिया। रेशम पाने के लिए इन कीड़ों को पालने की जो पूरी साइंस है ना, उसे सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। और ये काम बड़े ही ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले किसान अंडों को जमा करते हैं, फिर उन्हें एक कंट्रोल्ड माहौल में सही टेम्परेचर और नमी में रखते हैं, ताकि लार्वा बाहर आ सकें। फिर इन नन्हे लार्वा को बांस की बड़ी बड़ी ट्रे में रखा जाता है, और ताज़ा शहतूत की पत्तियां खिलाई जाती हैं। करीब 25 से 30 दिन तक खूब खाने के बाद ये लार्वा कोकून बनाने को तैयार हो जाते हैं। तब उन्हें खास तरह के रैक पर डाल दिया जाता है, जहां वो अपना घर यानी कोकून बुनना शुरू करते हैं। अगर भारत की बात करें तो ये इंडस्ट्री कुछ खास राज्यों में ही ज्यादा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और असम ये रेशम उत्पादन के गढ़ माने जाते हैं, और यहाँ लाखों किसान इसी काम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब तक कोकून तैयार हो चुका है। अब आता है वो स्टेप जहाँ असली जादू होता है, यानी एक कच्चे कोकून को एक चमचमाते, इस्तेमाल के लायक धागे में बदलना। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर एक लंबा बिना टूटा हुआ धागा चाहिए तो कोकून को प्रोसेस तभी करना होगा जब कीड़ा यानी प्यूपा उसके अंदर ही हो, क्योंकि अगर पतंगे को अपने आप बाहर आने दिया तो वो उस कीमती धागे को तोड़कर निकलेगा। यहाँ देखिए, अगर पतंगा कोकून फाड़कर बाहर आ गया तो जो एक लंबा धागा मिलना था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। इससे रेशम की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए एक सिंगल लंबा धागा निकालने के लिए कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। इसमें कोकून को लगभग 95 से 97 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में डालते हैं। इससे क्या होता है कि वो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है, जिसने धागों को चिपका रखा था।
फिर बड़ी ही बारीकी से धागे का सिरा ढूंढकर उसे धीरे धीरे लपेटा जाता है। वैसे एक कोकून का धागा बहुत ही ज्यादा पतला होता है, तो करीब 4 से 8 कोकून के धागों को एक साथ मिलाकर एक मजबूत धागा तैयार किया जाता है। और ये बात सच में हैरान करने वाली है। एक छोटे से कोकून से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा एक सिंगल धागा निकल सकता है। अब याद आया वो नंबर जो हमने शुरू में सुना था, 5500? इसका मतलब ये है कि 1 किलो रेशम बनाने के लिए करीब करीब 5500 कोकून लगते हैं। सोचिए जरा कितनी मेहनत और कितने सारे जीवन इसमें लगते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात, सारा रेशम एक जैसा नहीं होता। रेशम कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कीड़े ने खाया क्या है। जैसे जो सबसे कॉमन है मलबरी सिल्क, वो उन कीड़ों से बनता है जो शहतूत की पत्तियां खाते हैं। लेकिन टसर, एरी और कोसा सिल्क भी होते हैं जो ओक या अरंडी जैसे दूसरे पेड़ों के पत्ते खाने वाले कीड़ों से मिलते हैं। और हाँ, इन सब का टेक्सचर और चमक भी अलग अलग होती है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, देखते हैं कि ये जादुई धागा आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो आखिर रेशम इतना कीमती है क्यों? इसकी वजह है इसकी खूबियां। ये वजन में एकदम हल्का होता है, छूने में मुलायम और देखने में चमकदार होता है। पतला होने के बावजूद बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, और सबसे बड़ी बात, ये हर मौसम में पहनने में बड़ा आरामदायक होता है। और इन्हीं खासियतों की वजह से इसका इस्तेमाल सिर्फ बनारसी साड़ी या शेरवानी जैसे कपड़ों तक ही नहीं रुका। इसकी मजबूती के चलते इसे पैराशूट और यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में भी यूज किया जाता है। और तो और, ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए सर्जरी में लगने वाले टाकों में भी इसका इस्तेमाल होता है ना कमाल? तो अगली बार जब आप रेशम को देखें या छुएं तो उसे सिर्फ एक कपड़ा मत समझिएगा, जरा उसकी पूरी कहानी को याद कीजिएगा। एक नन्हे से अंडे से लेकर एक भूखे लार्वा तक का सफर, और फिर वो पूरी प्रक्रिया जिसने एक कोकून को ऐसे धागे में बदल दिया जो सिर्फ परंपरा और खूबसूरती ही नहीं बल्कि साइंस और सेफ्टी को भी बुनता है। वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे कुदरत का एक छोटा सा धागा इंसान के इतने बड़े बड़े आइडियाज को एक साथ पिरोता है।